Hello everyone, this is Archie Verma and in this video we are going to talk about the pregnancy and about the embryonic development. But before starting the video, you can join my Telegram channel to solve it out completely for free. So let's start with the video. तो जैसे आप लोग देख सकते हो आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अभी तक हम लोगों ने इम्प्लांटेशन तक की जितनी भी सारी चीज़ें थी वो देख ली इस चैप्टर के अंदर। आज हम लोग प्रेगनेंसी क्या होता है एंड प्रेगनेंसी के अंदर किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो पहले हम लोग साथ में रीडिंग करेंगे एंड जो भी चीज़ मुझे लगेगी बताने लायक, एक्सप्लेन करने लायक, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आफ्टर इम्प्लांटेशन finger like projection appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, fetus and maternal blood called placenta. देखो एग्जैक्टली क्या होता है ना, यहाँ पर जैसे जैसे हम लोगों ने बात की थी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है। लेट्स से हम लोगों ने बात की थी इम्प्लांटेशन जैसे जैसे हो जाता है, हम लोगों ने जैसे बात की थी कि इम्प्लांटेशन जैसे जैसे हो जाता है। लेट्स से कि ये रेड कलर में हमारे पास हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हमारे पास हमारा रेड कलर में यूट्रस है, ठीक। लेट्स से हमारा यूट्रस है। अब यहाँ पर ये जो यूट्रस है इसमें से मान लेते हैं यहाँ पे इम्प्लांट आया बेसिकली, और यहाँ पर आकर के ये जो इम्प्लांट था या फिर आप बोल सकते हो जो ब्लास्टोसिस्ट था वो आकर के यहाँ पर इम्प्लांट हो गया है। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, मतलब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कैसे कैसे, मतलब कैसा कैसे स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ब्लास्टोसिस्ट का। तो ब्लास्टोसिस्ट कैसे देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि लेट्स से ये ब्लास्टोसिस्ट है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट है। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप एग्जैक्टली देखोगे ये एक होलो बॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ऐसे हम लोग देखते हैं ना, एक बॉल होती है अंदर से खोखली जिसके अंदर हवा भरी होती है खाली, और साइड साइड में बाउंड्री लगी होती है। काइंड ऑफ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर होता है। बाहर से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ से सेल की लेयर है और यहाँ पे थोड़े थोड़े सेल्स भी अरेंज होंगे बस सेंटर में, और बाकी जगह कैविटी होगी, मेनली कैविटी है, ब्लास्टोसील नाम की कैविटी है, ठीक। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये आकर के इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, और यहाँ पर आकर के कम्प्लीटली क्या होता है कि जो ये यूट्राइन लेयर है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो भी उसे कम्प्लीटली आगे पीछे से हर जगह से कवर कर लेती है, कम्प्लीटली कवर कर लेती है। जैसे आप समझो कि एक बॉल है आपकी तरफ किसी ने फेंकी, आपने उस बॉल को अपनी बॉडी के हेल्प से, अपने हाथों के हेल्प से, अपने पैरों की हेल्प से अच्छे से कवर कर लिया। इसी तरीके से कुछ चीज़ यहाँ पर इम्प्लांटेशन के दौरान होती है। ओके, अब लेट्स से ये जो भी चीज़ हुई थी यहाँ पर जब इम्प्लांटेशन हो गया, अब ये कम्प्लीटली क्या है, अपने पूरे 3D व्यू के साथ में ये आप समझो कि ये पूरे 3D तरीके से ये इसके आसपास यूट्राइन वॉल है या फिर यूट्राइन ब्लड है। जो इम्प्लांटेशन के दौरान ब्लास्टोसिस्ट आया था उसके आसपास, उसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यूट्राइन टिश्यू ही प्रेजेंट है, एंडोमेट्रियम ही प्रेजेंट है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, जो बाहर वाली लेयर है ना, ये वाली, ये जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली, ये जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, ये इसमें से कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ कुछ प्रोजेक्शंस निकलना शुरू होते हैं, कुछ कुछ प्रोजेक्शंस निकलना शुरू होते हैं। लेट्स से इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ प्रोजेक्शंस निकलना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर इन्हीं प्रोजेक्शंस के वजह से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यूट्राइन जो यूट्रस की वॉल होती है, एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है उसके और ये जो इम्प्लांटेशन के दौरान ये जो एम्ब्रियो आया है उसके बीच में बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं ना, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, है ना, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं कोरियोनिक विलाई। इसको क्या बोलने लगते हैं, कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई अपने आप को और डेवलप करती है, यूट्रस के सेल्स भी इसके साथ में आकर के कुछ कुछ बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हमें उसके बारे में बात नहीं करना, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है उसमें से कुछ कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं, वो आगे जा करके कोरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन करती हैं। फर्दर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद में भी, और एंड में आकर के यहाँ पर जो ये आप बोल सकते हो ब्लास्टोसिस्ट था, और साथ ही साथ में जो हमारे पास हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी उनके बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं
प्लेसेंटा। और जब फाइनली ये प्लेसेंटा बन जाता है, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, ये प्लेसेंटा डिस्कॉइड शेप का होता है। ये प्लेसेंटा डिस्कॉइड शेप का होता है। और जैसे हम लोग को पता है प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा बेसिकली एक कनेक्शन बनाता है मदर और फीटस के बीच में, कि मदर का ब्लड, देखो मिक्सिंग कुछ नहीं होता। आप ऐसा समझो कि यहाँ पर, ऐसा समझो आप कि वहाँ से, यानी कि जो मटरनल ब्लड है, ठीक है, मटरनल ब्लड है वो यहाँ पर आकर के डिफ्यूजन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। जितने सारे न्यूट्रिएंट्स वहाँ से आए हैं, ऑक्सीजन जो वहाँ से आया है मटरनल ब्लड से, मदर के ब्लड से, वो आकर के बच्चे के ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है। मतलब ब्लड मिक्स नहीं हुआ है, जो न्यूट्रिएंट्स आए हैं, जो ऑक्सीजन आया है, वो मतलब आप समझो डिफ्यूजन हो गया है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। जो मटरनल ब्लड था, लेट्स से आप ये समझो इस तरीके से समझो कि लेट्स से हमारे पास एक साइड में मटरनल ब्लड है और एक साइड में जो हमारे पास हमारा फीटस का ब्लड है वो है। यहाँ पे प्लेसेंटा मान लेते हैं, ये प्लेसेंटा है, लेट्स से यहाँ पे प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है। और यहाँ पर इस साइड में, यहाँ पर हमारे पास हमारा जो मटरनल ब्लड है, यहाँ पे हमारा मान लेते हैं मटरनल ब्लड बह रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फीटस का ब्लड बह रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लड है इसके बीच में डिफ्यूजन कैसे होगा? मटरनल ब्लड के अंदर हमें देखने को मिलेगा ऑक्सीजन, ऑब्वियस ही बात है, मदर इनहेल करेगी, ऑक्सीजन आएगा बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर जो अपना आप बोल सकते हो कि ब्लड के थ्रू हर जगह वो बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो ऑब्वियस ही बात है प्लेसेंटा के पास तक भी आएगा। ओके, तो ये ऑक्सीजन आया, साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक। अब इसी चीज़ के यहाँ पर साथ में यहाँ पे फीटस अभी तक कुछ बना नहीं पा रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा है, तो उसे अपनी मदर के ऊपर एज अ पैरासाइट ही न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हो या फिर न्यूट्रिशन हो, वो या फिर न्यूट्रिएंट्स हो कोई भी, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। डिफ्यूजन का प्रोसेस सिंपली ये भी चीज़ यही होती है, यहाँ पर ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ओके, एंड जब हम बात करते हैं फीटस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, फीटस के अंदर ऑब्वियसली बात है मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे यूरिया बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूरिया बन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यूरिया भी यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ओके, इस तरीके से काफ़ी हद तक चीज़ें होती हैं कि जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें हैं, वो मदर से बेबी के ब्लड में जाएंगी, और जो यूरिया है या कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, इवन आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो, यस, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो फीटस के ब्लड से मदर के ब्लड में जाएगी। ओके, इतनी चीज़ हम लोग को समझ में आ गई। तो इस तरीके से बेसिकली प्लेसेंटा काम करता है, ठीक। तो क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट की लेयर से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिनको हम लोग बोल रहे होते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई आगे जाके अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप करते हैं, और साथ ही साथ में मतलब ये कोरियोनिक विलाई तो निकाल दिया हमारे ट्रोफोब्लास्ट ने, लेकिन साथ ही साथ में जो ये यूट्राइन वॉल थी, एंडोमेट्रियम, वो भी कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट करती है, सपोर्ट करो या फिर बोल सकते हो इसके साथ में काम करने लगती है ताकि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो सके। ओके, साथ ही साथ में इनका जब इंटरडिजिटेशन जाता है, यानी कि जो ये कोरियोनिक विलाई थी और ये जो आप बोल सकते हो कि ये जो मटरनल ब्लड था, ये आपस में आकर के इंटरडिजिटेट हो गए, आपस में आकर के मिल गए, तब ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग आगे जा कर के हम लोगों ने प्लेसेंटा बोलना शुरू कर दिया, मतलब वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। ओके, एक बार और पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी। After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo, fetus and the maternal body called placenta. जैसे मैंने आपको बताया, आगे मैंने आपको काफ़ी तक चीज़ें बता दी हैं कि प्लेसेंटा क्या करती है, किस तरीके का उसका मेन काम होता है। साथ ही साथ में वो कुछ हार्मोन्स भी रिलीज़ कर रही होती है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड साथ ही साथ में HCG, HPL, इस तरीके से अलग अलग हार्मोन्स वो रिलीज़ कर रही होती है ब्लड के अंदर, मतलब मेंटेन कर रही होती है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। ओके, जैसे कि हमें पता है कि प्रोजेस्टेरॉन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी के अंदर, वो इस चीज़ को भी मेंटेन करती है, ठीक। और ये HCG नाम का ही हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी किट्स आती हैं उस मतलब आप समझो एक बात को, जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं होगी तब तक ये HCG नहीं निकलेगा बॉडी के अंदर। ओके, और जब प्लेसेंटा निकल रही है तब प्रेगनेंसी हो चुकी है।
ओके, तो इस तरीके से हम लोग जो HCG है बेसिकली उसका टेस्ट कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी किट के अंदर कि जब HCG रिलीज़ हो रहा होगा बॉडी से यूरिन के अंदर, मतलब यूरिन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा कि रिलीज़ हो रहा है HCG, तब प्रेगनेंसी हो चुकी है। इस तरीके से प्रेगनेंसी किट काम करती है। ओके, तो हमारे पास हमें देखने को मिलता है कि बहुत अलग अलग तरीके के जो हार्मोन्स है हमारी प्लेसेंटा रिलीज़ कर रही होती है, जो कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें देखने को मिलता है HCG जो है वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी को आप बोल सकते हो कि सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक। साथ ही साथ में आप बोल सकते हो HPL जो हमारा प्रोलैक्टिन है, ठीक है, उसके लिए मतलब उसकी तरह से ही काम कर रहा होता है, वो मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा होता है। ओके, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करते हैं काफ़ी हद तक। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ओके, और बाकी का जो मेन रोल है उसका डिस्कॉइड प्लेसेंटा का, जो कि ह्यूमन में देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछते हैं इन केस कि ह्यूमंस के अंदर जो प्लेसेंटा देखने को मिलती है वो किस शेप की होती है, तो हम बोलेंगे डिस्कॉइड प्लेसेंटा देखने को मिलती है हमें ह्यूमंस के अंदर। ओके, आगे पढ़ते हैं ज़रा। द प्लेसेंटा facilitate the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo। जैसे मैंने आपको बताया, the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo। अब ये umbilical cord क्या है मैं बताती हूँ आपको। Placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones like HCG, human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, HPL, estrogen and progesterone etc। इस तरीके से चीज़ें मैंने आपको काफ़ी तक बता दी। ओके, लेकिन एग्जैक्टली ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो होती क्या है, तो हम डायग्राम में देखते हैं। पहले यहाँ पे देखो आप, मैंने जैसे आपको बताया कि जो यूट्रस की वॉल होती है और यहाँ पर जो हमारा ट्रोफोप्लास्ट था उसकी जो कोरियोनिक विलाई थी, उन्होंने आपस में आकर के इंटरडिजिटेशन परफॉर्म किया, या फिर आपस में आकर के वो मिल गए। मतलब समझो जैसे कि आप ऐसे समझो, जैसे मैं आपको बताती हूँ वापस। लेट्स से कि हुआ क्या, हुआ ये कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये हमारा ट्रोफोप्लास्ट था। ट्रोफोप्लास्ट में से यहाँ पे से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलना शुरू हुए। लेट्स से ये कुछ स्ट्रक्चर्स वही कोरियोनिक विलाई निकलना शुरू हुई। ओके, अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है चारों तरफ से ये जो यूट्रस की वॉल है या फिर यूट्राइन टिश्यू है उससे कनेक्टेड है, या फिर कवर्ड है, सॉरी कनेक्टेड तो नहीं लेकिन कवर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीटली आप समझो कि ये निकलना शुरू हो गया, कोरियोनिक विलाई कंप्लीटली ट्रोफोप्लास्ट की लेयर से निकलना शुरू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ, आप समझो कि यहाँ पर उसके आसपास यहाँ पर कंप्लीटली ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यूट्रस की वॉल तो थी उसके पास आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो यूट्रस की वॉल थी उसने आकर के इस तरीके से ऐसे करके वो कंप्लीटली इसके साथ में आकर के ऐसे मर्ज हो गई, ठीक है। वो कंप्लीटली इसके आसपास में आकर के हर तरीके से इसके साथ में सपोर्ट किया, इसके साथ में मर्ज हो गई। और इसी स्ट्रक्चर के थ्रू आप बोल सकते हो कि काफ़ी हद तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, प्लेसेंटा मेन समझो आप ऐसे करके एक बॉडी है। लेट्स से ये प्लेसेंटा है, मान लेते हैं, जैसे मैं आपको समझाती हूँ एक बार वापस। मान लेते हैं ये कम्प्लीटली यूट्रस है। लेट्स से ये कम्प्लीटली हमारे पास ये यूट्रस था और इसके अंदर कम्प्लीटली अच्छे से इंटर डिजिटेट हो चुका है। जो भी प्रोजेक्शंस निकली थी आप समझो उसमें अच्छे से वो मिल चुकी हैं, इसके साथ में वो अच्छे से इंटीग्रेट हो चुकी हैं। ये जैसे मान लेते हैं कि ये कम्प्लीटली जो हमारा यूट्रस था उसकी ये वॉल है और उसके साथ में आकर के इसने अपने आप को अपने अंदर से प्रोजेक्शंस निकाली और वो प्रोजेक्शंस के साथ में भी अच्छे से आकर के इसके साथ में अच्छे से आकर के इंटर डिजिटेट हो चुकी हैं, अच्छे से आकर के मिल चुकी हैं। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, लॉक हो गया है सिस्टम। इस तरीके से आप काफ़ी हद तक समझ सकते हो। मतलब ये समझो कि आप जैसे समझो कि आपकी एक हाथ की उंगलियां एक हाथ की उंगली में अच्छे से आके फिट हो गई, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे कोरियोनिक विलाई निकले थे उसके साथ में आकर के यहाँ पर जो भी यूट्राइन टिश्यू था वो अच्छे से आकर के लॉक हो गया है, या फिर ये बोलो या फिर बोल सकते हो फिट हो गया है, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो। उसके बाद में ये जो इंटर डिजिटेशन है उसके थ्रू ही आगे जाकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने वाला है जिसको हम लोग प्लेसेंटा बोलने वाले हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बॉडी जो है ये कम्प्लीटली प्लेसेंटा बन चुकी है आगे जाकर के, लेट्स से। और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एग्जैक्टली बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, अब प्लेसेंटा यहाँ बना है, बेबी यहाँ है, ठीक है। ये यहाँ पर इसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रक्चर बनने वाला है, देखो कोरियोनिक विलाई सिर्फ और सिर्फ आप समझो कि चीज़ों को अच्छे से, मतलब आप समझो इस तरीके से कि जो कोरियोनिक विलाई थी वो स्टार्टिंग की कंडीशन में थी, उसके बाद में प्लेसेंटा बन जाती है।
जो कुरियोनिक विलाई वाली कंडीशन थी वो स्टार्टिंग की कंडीशन थी, उसके बाद प्लेसेंटा बन जाती है। इस तरीके से आप काफ़ी तक समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये सब कुछ चीज़ इस तरीके से इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेंगी। उसके बाद मेनली हमें ये देखने को मिल जाएगा कि ये अटैच है खाली, ठीक है। तो आप समझो इतना कि यहाँ पे बेबी है और यहाँ पे प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, ये बेबी है, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। यहाँ पर से एक ऐसा पाइप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर देखो यहाँ तक समझो, ठीक है। यहाँ तक ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है बेसिकली आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसमें फीटस का ब्लड बहेगा। इसमें क्या बहेगा? इसमें जो फीटस है या जो बेबी है उसका ब्लड बहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है, ये जो हमारे पास प्लेसेंटा है, यहाँ तक हमारी मदर का ब्लड आएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तक मदर का ब्लड आएगा, यहाँ तक इसका ब्लड आएगा मदर का। और यहाँ पर ये जो बहने वाला है यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो बहेगा वो बहेगा फीटस का ब्लड। वो किसका ब्लड होगा? वो फीटस का ब्लड होगा, वो फीटस ब्लड होगा या फिर फीटल ब्लड होगा। और इनकी मिक्सिंग नहीं होगी, इनकी मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पे आप समझो ऐसे करके यहाँ पर एक चेकिंग पॉइंट है जिसकी वजह से इन लोगों की मिक्सिंग नहीं हो रही है, बस यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, ओके। और ये अम्बिलिकल कॉर्ड इस तरीके से मदद करती है, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। आगे मैं बताती हूँ आपको डायग्राम के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एग्जैक्टली दिखाया हुआ है कि प्लेसेंटल विलाई, प्लेसेंटा की जो विलाई है या फिर आप बोल सकते हो कि जो मेन प्लेसेंटा था वो भी कहीं, देखो आप सिंपल समझो एक बात कि प्लेसेंटा जैसे आप समझो कि वहाँ से भी ब्लड आ रहा है, ठीक, वहाँ पर भी सरफेस एरिया एग्जैक्टली आप समझो कि यहाँ पर ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है यहाँ पर जो फीटस ब्लड है या फिर जो बच्चे का ब्लड है वो जा रहा है, लेकिन एक्सचेंज कराने के लिए भी मेन यूनिट होनी चाहिए ना। तो वहाँ पे उस वजह से यहाँ पे प्लेसेंटल विलाई दे रखी है कि वो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके एक्सचेंज में मदद करने वाली है। इस तरीके से काम होता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि वहाँ पे विलाई होती हैं, माइक्रो विलाई होती हैं, जो कि इन शॉर्ट आपको जो आपका अब्जॉर्प्शन है उसमें अच्छे से मदद करेगी। तो वैसी सेम चीज़ है, एक्सचेंज में मदद करेगी। वैसी चीज़ यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड में, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड हमें देखने को मिल रही है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड हमें देखने को मिल रही है, इसके अंदर यहाँ पे फीटस ब्लड है और यहाँ पर प्लेसेंटा के उस पार या फिर प्लेसेंटा तक फीमेल नहीं, मदर का जो ब्लड है वो आ रहा है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो मदर है उसका ब्लड आ रहा है, ओके। यहाँ पे प्लेसेंटा तक मदर का ब्लड आ रहा है, प्लेसेंटा तक मदर का ब्लड आ रहा है। अब उनके बीच में एक्सचेंज कराने का काम जो है वो हमारे पास प्लेसेंटल विलाई कर रही है, ओके। इस तरीके से आप समझ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर दिखाया हुआ है योग सैक, जो कि ह्यूमंस में ऐसा चीज़ इतना ज़्यादा रोल में नहीं होता, लेकिन बाकी के ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी हद तक फंक्शनल होता है, ठीक है। ये योग सैक देखने को मिल रहा है हम लोग को। ये एग्जैक्टली एम्ब्रियो है, ग्रोइंग एम्ब्रियो है। यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड दिखाई है जिसके अंदर वेसल्स भी बहुत अच्छे से शो करी हुई है, ओके। उसके साथ साथ में यहाँ पर हमें दिखाया हुआ है प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स। सर्विक्स जो है हमारा एरिया, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था सर्विक्स वाला पोर्शन सर्वाइकल कैनाल बनाता है, नीचे वजाइनल कैनाल बनाता है, दोनों मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं। इस तरीके से चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो यहाँ पर कैनाल है, अगर आप इसको कुछ रोकोगे नहीं, कुछ प्लग व्लग लगा के, तो ये जो बेबी है ना, वो उसका तो मिसकैरेज हो सकता है अच्छे से। इस वजह से यहाँ पे म्यूकस का प्लग लगाया जाता है, ओके, सर्विक्स रीजन में, ताकि आप बेसिकली चीज़ों को सपोर्ट कर सको। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कैविटी ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के अंदर थोड़ी सी कैविटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ओके। अब उसके आसपास यहाँ पर ये जो फीटस होता है उसके आसपास यहाँ पर ये वाले रीजन में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है ताकि बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, है ना, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। और इसी एमनियोटिक फ्लूइड का मिस यूज़ भी किया जाता है एमनियोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें कि सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं इसके अंदर। बेसिकली होता क्या है, फीटस डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है इस फ्लूइड के, एमनियोटिक फ्लूइड के, तो उसके कुछ सेल्स इस एमनियोटिक फ्लूइड में जा सकते हैं, ओके। कुछ अमाउंट में यूरिया भी होता है, कुछ अमाउंट में यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं वहाँ पे, ठीक। तो इसके थ्रू, इन्हीं चीज़ों के थ्रू यहाँ पर से जो बेबी है उसके अंदर के जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करे जाते हैं, और साथ साथ में इसका मिसयूज़ भी करते हैं एमनियोसिंथेसिस के लिए, जो कि इन शॉर्ट सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है, जो कि इंडिया के अंदर बैन है, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से हार्मोन्स और किस तरीके से यहाँ पे प्लेसेंटा होती है। प्लेसेंटा मेन बॉडी है जो कि डेवलप हुई थी स्टार्टिंग में कोरियोनिक विलाई और
मतलब ट्रोफोब्लास्ट आया, ट्रोफोब्लास्ट ने कोरियोनिक विलाई नाम की एक, आप समझो कोरियोनिक विलाई नाम की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को निकालना शुरू किया ट्रोफोब्लास्ट ने। ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर की लेयर थी उसने। ओके, अब ये जब कोरियोनिक विलाई निकली, उसका इंटरडिजिटेशन हुआ मटरनल ब्लड तो नहीं बोल सकते, लेकिन मटरनल जो यूट्रस का टिश्यू है उसके साथ में अच्छे से, जैसे हमारी एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में फिट हो जाती हैं, इस तरीके से वो लोग आपस में आकर के फिट हो गए। और उसके बाद इन लोगों ने डेवलप हो करके आगे जा करके प्लेसेंटा बनाया, जो कि मेन एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, यहाँ पे मेन बॉडी प्लेसेंटा की होती है, बीच में यहाँ पे विलाई आती है, और यहाँ पर एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर वेसल्स होती हैं, जो कि फीटल ब्लड को लेकर कैरी करती हैं, अब एग्जैक्टली आप पूछोगे कि मैम यहाँ पे आर्टरी होती है या फिर वेन होती है, तो मैं आपको बोलूँगी अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है तो यहाँ पे आर्टरी होनी चाहिए कि वेन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जनरली वेन देखने को मिलती है। यहाँ पे जनरली क्या देखने को मिलती है, यहाँ पे जनरली जो ब्लड को कैरी करके लेके जा रही है वो वहाँ पे वेन होती है। ओके, और जो लेकर के आ रही होगी वहाँ पे वो आर्टरी होगी। ओके, इस तरीके से तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जब प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगती है, लेटर स्टेजेस में, जब प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक खत्म हो रही है, जैसे हमें पता है कि प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, जेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ्स का होता है, तो जब प्रेगनेंसी लास्ट में आने लगती है तो बॉडी के अंदर रिलैक्सन रिलीज़ होता है। रिलैक्सन एक हार्मोन है जो कि हमारी ओवरीज रिलीज़ कर रही होती हैं। ओके, आगे पढ़ लेते हैं पहले। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. Let us remember the HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. जैसे मैंने आपको बताया कि एस्ट्रोजन भी रिलीज़ हो रहा था नॉर्मली, प्रोजेस्ट्रॉन भी रिलीज़ हो रहा था, बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन हो या नहीं हो कॉर्पस ल्यूटेम तो बनेगा ही ना एटलीस्ट। तो प्रोजेस्ट्रॉन तो है हमारी बॉडी के अंदर, एस्ट्रोजन हमेशा बन ही रहा है ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स के थ्रू। उसी जगह पे LH भी बन रहा है, FSH भी बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये जो HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, रिलैक्सिन जो कि ओवरीज रिलीज़ कर रही हैं, ये 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर बनते हैं। ओके, अब ये जो प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर बनते हैं, इसी वजह से यहाँ पर HCG को यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी किट के अंदर प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, एंड साथ ही साथ में अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम रिलैक्सन जो है वो लास्ट स्टेजेस में क्यों बनता है, पहले क्यों नहीं बनता, तो देखो रिलैक्सन का मेन काम क्या होता है। रिलैक्सन का मेन काम ये होता है कि वो क्या करता है, रिलैक्सन का मेन काम ये होता है कि वो जो है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस को, लेट्स से मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको आप बोल सकते हो उसका जो जॉइंट है उसको काफ़ी हद तक लूजन अप करने का काम करता है। लेट्स से हमारे पास हमारे पास हमारा जो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है हमारी जो प्यूबिक बोन है वो आगे आ रही है, ठीक है, वो आगे आकर के जॉइंट बनाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर हमारा ये जो है ये जो है पर्पल कलर का ये मजेंटा शेड में, ये हमारे पास हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस का जॉइंट है। ओके, अब प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस इतना काफ़ी हद तक अपने आप को एनलार्ज कर चुका है, ठीक, बर्डन काफ़ी हद तक जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर जा रहा है। उसी के साथ साथ में जब डिलीवरी का या फिर पार्चुरेशन का जो प्रोसेस होगा उसके अंदर ईजी हो जाए या फिर ईजीली बेबी मतलब आपको समझो कि ईजिली बेबी डिलीवर हो जाए, बेबी का पार्चुरेशन ईजिली हो जाए एक फीमेल के अंदर, तब उस कंडीशन में यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो पेल्विक गट के अंदर प्रेजेंट होता है। और अगर वो जॉइंट लूज़ हो जाएगा, जैसे आप ऐसे समझो कि एक इलास्टिक को खींचना ज़्यादा ईजी है या फिर एक आयरन रॉड को खींचना ज़्यादा ईजी है। ऑब्वियस सी बात है, हम इलास्टिक को ईजिली लंबे टाइम तक खींच सकते हैं बिकॉज वो ईजिली खींच भी जाएगी ना। इस तरीके से ही जब ये जॉइंट जो है वो अगर यहाँ पे फाइबरस जॉइंट है, स्टिल अगर हम इसको थोड़ा सा लूजन अप कर दें इस कंडीशन के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर किसी हार्मोन के थ्रू, तो यहाँ पे जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है, जो बेबी का डिलीवरी का प्रोसेस है, वो ईजी हो जाएगा काफ़ी हद तक। इस वजह से इस जॉइंट को थोड़ा सा रिलीज़ करने के लिए यहाँ पर हार्मोन रिलीज़ किया जाता है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। और ये करता कौन है रिलीज़, ये रिलीज़ किया जाता है ओवरी के द्वारा, ओवरी इसको रिलीज़ करती है। ओके, आगे लिखा गया है, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, cortisol, prolactin,
thyroxine etc. are increased several folds in the maternal blood। अब देखो ये वाली बात समझो कि सिर्फ और सिर्फ ये देखो हमें समझ में आ रहा है कि प्लेसेंटा से HCG रिलीज़ हो रहा है, प्लेसेंटा से HPL रिलीज़ हो रहा है, ओवरी रिलैक्सन रिलीज़ कर दे रही है, तो ये तो समझ में आता है कि ब्लड में देखने को मिल रहा है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का भी काफ़ी तक समझ में आता है, बिकॉज हमें देखने को मिलता है कि हमारी प्लेसेंटा जो है इसको भी रिलीज़ कर रही है, समझ में आता है। लेकिन कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन का किस तरीके से रिलीज़ हो रहा है, तो देखो इस तरीके से रिलीज़ हो रहा है। देखो पहली बात तो प्रोलैक्टिन, सबसे बेसिक प्रोलैक्टिन करता क्या है। प्रोलैक्टिन जो हमारा एल्वियोलाई वाला पार्ट होता है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, जो हम पढ़ चुके हैं, आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियो जाके देख सकते हो। तो जिसके अंदर यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स है फीमेल की, उसमें एल्वियोलाई के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कराने के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क इजेक्ट कराने के लिए ऑक्सीटोसिन एंड मिल्क का फॉर्मेशन कराने के लिए प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराना, उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कराना, उसके लिए हमारा जो प्रोलैक्टिन है, डेवलपमेंट नहीं बोलना चाहिए, आई थिंक ये बोलना चाहिए कि जो मेमोरी ग्लैंड का आप बोलो उसमें मेमोरी ग्लैंड का जो एल्वियोलाई वाला पार्ट है उसमें मिल्क का फॉर्मेशन कराने के लिए प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है। डेवलपमेंट नहीं बोलना चाहिए, ठीक। डेवलपमेंट काफ़ी हद तक प्रोजेस्टेरॉन कराता है, लेकिन आप बोलोगे कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कराने के लिए प्रोलैक्टिन हाईली रिस्पॉन्सिबल है, ओके। और इंजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं थायरॉक्सिन के लिए। तो आपने अगर आपने इफ़ यू हैव रेड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर, तो आपको पता चला होगा कि उसमें थायरॉक्सिन जो हार्मोन है T3 T4 है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो, उसकी स्किन डेवलपमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए T3 T4 का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर इनका लेवल कम हो गया बॉडी में तो हमें क्रेटिनिज्म नाम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ओके। और इसी वजह से बिकॉज बेबी का डेवलपमेंट करना है, इसलिए थायरॉक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। बात करते हैं कॉर्टिसोल की। तो बेबी इज़ नथिंग बट अ काइंड ऑफ पैरासाइट, एटलीस्ट फॉर मदर के लिए एक तरीके से वो पैरासाइट की तरह ही काम करता है, ठीक है। एक मदर अपने जो बेबी है या जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए वो होस्ट की तरह काम कर रही है। और पैरासाइट की कंडीशन के अंदर जब आपको कोई इन्फेक्शन है या कुछ भी चीज़ है, तो आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत अमाउंट में कॉर्टिसोल तो डेफिनेटली रिलीज़ होता ही होता है, ओके। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं बिकॉज आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन से डील कर रही होती है, ओके। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी तक कॉर्टिसोल भी है। और इस वजह से भी कॉर्टिसोल है बिकॉज बेबी को हमेशा ही हर टाइम पे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो सकती है डेवलपमेंट के लिए, ओके। और इस वजह से कॉर्टिसोल क्या करता है, बॉडी में जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देता है, जो ग्लूकोज का लेवल है उसे काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देता है। इस वजह से भी जो कॉर्टिसोल है उसको रिलीज़ किया जाता है, ओके। आगे पढ़ लेते हैं। Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी हद तक। साथ ही साथ में आगे की तरफ लिखा है immediately after implantation the inner cellular mass embryo differentiates into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm. A mesoderm soon appears between the ectoderm and the endoderm. These three layers gives rise to all tissues, organs in adults. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called the stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. देखो मैंने आपको बताया भी था काफ़ी हद तक पहले भी, पिछली वीडियो में जब हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द इम्प्लांटेशन और अबाउट द ब्लास्टोसिस्ट एज वेल, तब मैंने आपको बताया था कि जो ये इनर सेलुलर मास होता है, जो हमारे पास हमारा ये इनर सेलुलर मास होता है, इसके अंदर मतलब इसके अंदर कुछ आप बोलो कुछ डिफरेंशिएशंस होते हैं। ये क्या करता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो कि ये हमारा, जैसे कि लेट्स से ये हमारे पास हमारा ये ब्लास्टोसिस्ट था, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट था हमारे पास हमारा, और उसके पास बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी, उसके पास ये बाहर की तरफ ये ट्रोफोब्लास्ट की लेयर थी, और अंदर की तरफ यहाँ पर ये कुछ इनर सेलुलर मास वाला पार्ट था, और बाकी की ये जो बाहर ये वाला पार्ट है, ये जो भरा हुआ है स्पेस, ये जो बीच का स्पेस है, इसको हम लोग बोल रहे थे ब्लास्टोसील। इसको क्या बोल रहे थे? इसको बोल रहे थे ब्लास्टोसील, और बाकी लेयर तो ट्रोफोब्लास्ट थी। अब ये जो अंदर की सेल्स हैं, बेसिकली ये जो इनर सेलुलर मास है, ये आगे जा करके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने वाला है। पहली बात तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे करेगा, ये अपने अंदर कुछ डिफरेंशिएशन करेगा। ये बोलेगा कि कुछ सेल्स अपने आप को डिवाइड कर लो, ये बाहर की लेयर बनाएंगे, कुछ सेल्स अपने आप को डिवाइड करके अंदर की लेयर बनाएंगे।
कुछ थोड़े टाइम बाद में अंदर की तरफ, बीच की तरफ, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बीच की तरफ कुछ टाइम बाद मेसोडर्म की लेयर भी आ जाएगी। जो बाहर की तरफ की लेयर बनाने वाले हैं सेल्स हैं, उन सेल्स को बोलने लगते हैं हम लोग एक्टोडर्मल सेल्स। और जो अंदर की बना रहे हैं, है ना, अंदर की लेयर बना रहे हैं, उनको हम लोग बोलने लगते हैं एंडोडर्मल सेल्स। अंदर एंडो, ऐसे। बीच की बना रहे हैं मेसोडर्मल, मिडिल मेसो। ठीक है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, इवन हम लोग पढ़ते हैं जब लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर, उसमें बताया हुआ है कि जो हमारा मसल्स है, जो हमारी मसल्स हैं, उनका ओरिजिन मेसोडर्मल है। ओके, ऐसे ही हमारे पास कुछ ऐसी आप समझो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनका डेवलपमेंट तो जो है वो एंडोडर्मल ओरिजिन से हुआ है, कुछ हैं जिनका एक्टोडर्मल ओरिजिन से हुआ है। इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो होती हैं। बिकॉज जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में था, जब मान लो ट्रोफोब्लास्ट आके इम्प्लांट हो गया, सॉरी जो ब्लास्टोसिस्ट था वो आकर के जब इम्प्लांट हो गया, तो ये इनर सेलुलर मास ने आकर के अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया, अपने आप को डिवाइड किया कि कुछ सेल्स आगे की लेयर बनाएंगे, यानी कि बाहर की लेयर बनाएंगे, कुछ अंदर की लेयर बनाएंगे, यानी कि जो कि गट बनाने वाला है, जो हमारी आप बोल सकते हो कि जो हमारे अंदर की सेल्स हैं, या फिर एंडोडर्मल लेयर जो है, ये जो अंदर वाली सेल होगी, ये जो अंदर वाले हैं इसको बोलने लगेंगे एंडोडर्मल, इस वाले को बोलेंगे एक्टोडर्मल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग एक्टोडर्मल। और बीच वाली तो हमारे पास हो ही गई मेसोडर्मल। बीच वाली क्या हो गई? बीच वाली हमारे पास हो ही गई हमारी मेसोडर्मल। ओके, तो इस तरीके से जब चीज़ें थी तो हमें बताया गया कि जो एंडोडर्मल वाले होंगे वो हमारा गट बनाएंगे, एंडोडर्मल वाले हमारे गट बनाएंगे, मेसोडर्मल वाले हमारे जो हमारा आप बोल सकते हो काफ़ी हद तक हमारी जो मसल्स हैं वो बनाएंगे। एक्टोडर्मल में जो हमारे पास हमारी बाहर की लेयर्स हैं, स्किन हो गई, ये सब बनाएगा। इस तरीके से चीज़ें होती हैं काफ़ी हद तक। ओके, अब हमें पता है कि हमारा स्किन का सेल हमारा ब्रेन का सेल नहीं बना सकता। अभी अगर हम देखते हैं कि अगर हम लोग अब अडल्ट की कंडीशन में, या फिर हम लोग बेसिकली एम्ब्रियो तो नहीं है, ठीक है, जब हम लोग का पार्चुरेशन हो गया, ये सब चीज़ हो गई, तब हमें पता है कि हमारा स्किन का सेल हमारा ब्रेन का सेल नहीं बना सकता, हमारा ब्रेन का सेल हमारा किडनी का सेल नहीं बना सकता, है ना। इस तरीके से चीज़ें अब नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ पे क्या था, एक सिंगल ओरिजिन था, एक सिंगल ग्रुप ऑफ सेल थे, उन लोगों ने अपने आप को जाकर डिफ्रेंशिएट किया और सारी की सारी बॉडी बना ली हमारी। ऐसे सेल्स को जो कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स थे, लेकिन वो अपने आप को जाकर आगे जाकर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और बहुत तरीके के सेल्स बना रहे हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल्स, या फिर हम लोग उनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? स्टेम सेल बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनको टोटीपोटेंट सेल्स। ओके, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मेंशन की हुई हैं, वही सारी चीज़ हम लोग को यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। ओके, आगे की तरफ हम बात कर लेते हैं। आगे की तरफ कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं कि हमें बताया हुआ है कि बेबी का किस मंथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हमें बताया कि 9 मंथ्स का जेस्टेशन होता है, 9 मंथ्स के लिए प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ्स के लिए बेबी जो है वो अपनी मदर की वूम में रहता है। ओके, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए चीज़ें अलग अलग होती हैं, और एनसीईआरटी ने बोला है कि आप डॉग्स का पता करो, एलिफेंट्स का पता करो, कैट्स का पता करो, तो इस तरीके से यू कैन डू बाय योरसेल्फ। बट एग्जैक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी ने हमें बताया भी हुआ है कि ह्यूमंस के अंदर क्या क्या चीज़ें कब होती हैं। फर्स्ट मंथ के अंदर हार्ट डेवलप होता है, ठीक, फर्स्ट मंथ जब कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट मंथ की प्रेगनेंसी जब कंप्लीट हो जाती है, तब यहाँ पर हार्ट डेवलप हो जाता है। ओके, उसके बाद में जब हम बात करते हैं सेकेंड मंथ के लिए, जब हम बात करते हैं सेकेंड मंथ के लिए, तो हमें देखने को मिलता है कि लिम्स, जो हमारी लिम्ब बोन्स हैं, या फिर लिम्ब बोन्स तो नहीं, लेकिन हमारी जो लिम्स हैं, हमारे जो हाथ पैर हैं, इनका डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी जो उंगलियां हैं इनका डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर हो चुका है बेसिकली बोलना चाहिए, ना कि हो रहा है, हो चुका है। सेकेंड मंथ के कंप्लीट होते होते हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं और जो हमारा हाथ है, हमारे जो हाथ पैर हैं बेसिकली, उनका डेवलपमेंट हो चुका है सेकेंड मंथ के एंड तक आते आते। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि फर्स्ट मंथ में हमारे पास हार्ट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक। सेकेंड मंथ में हमारे पास हमारा जो लिम्ब है और उसकी जो डिजिट्स हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक। इस तरीके से आप काफ़ी तक ऐसे करके डायग्राम बना के याद रख सकते हो। एंड देन थर्ड मंथ की बात आती है। थर्ड मंथ में हम लोगों के पास में जो हमारा थर्ड मंथ है, उधर तक आते आते हम लोगों के पास में ये जो लिम्स हैं और जो हमारा एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होती हैं, हमारे जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। हमारे पास ये जो हमारी लिम्ब बोन्स है इनका कंप्लीट डेवलपमेंट, इनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है। और साथ ही साथ में जो हमारे पास हमारी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, इनका भी डेवलपमेंट हो चुका होता है। ओके, फोर्थ मंथ के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं दिया है, तो आपको भी याद करने का स्ट्रेस नहीं लेना है। फिफ्थ मंथ में क्या होता है? फिफ्थ मंथ में
जो बेबी है वो अपना मूवमेंट धीरे धीरे करते करते शो करने लगता है और उसके हेयर जो बेसिकली आप समझो उसके जो बाल हैं, सर पे बाल आने लगते हैं 5th मंथ के दौरान। ओके, एंड फिर लास्ट में 6th मंथ का लिखा हुआ है, उसके बाद में 7th 8th के बारे में और 9th के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ है। ठीक, 6th मंथ में लिखा हुआ है कि 6th मंथ के अंदर आते आते उसके प्रॉपर तरीके से आप समझो कि बिल्कुल फाइन है, मतलब समझो अच्छे तरीके से बाल हमें देखने को मिल जाते हैं और आँखें जो आईलिड्स हैं वो सेपरेटली दिखने लगती हैं, आईलैशेस डेवलप होने लग जाती हैं 6 मंथ तक आते आते। और इसी वजह से बोलते हैं कि अगर किसी को अपना MTP परफॉर्म कराना है, अपना जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कराना है, अबॉर्शन कराना है इन शॉर्ट, तो वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करा लो, बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज अभी तक ज़्यादा ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुई हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 6 मंथ तक या फिर 2nd ट्राइमेस्टर तक आते आते चीज़ें काफ़ी हद तक डेवलप हैं। आप देखो कितनी ज़्यादा डिटेल चीज़ें, आईलैशेज़ है ना, आईलैशेज़ डेवलप हो रही हैं, आईलिड सेपरेट हो रही हैं, बाल तक आ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा बारीकी की तरफ जा चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका है। इस वजह से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती हैं। ओके, और 9th मंथ में कम्प्लीटली बेबी जो है वो डेवलप हो जाता है और उसका डिलीवरी हो जाती है, फिर पार्चुरेशन हो जाता है। तो अब एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं। What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? The human pregnancy lasts 9 months. Do you know for how many months pregnancy lasts in dogs, elephants, cats? Find out in human beings after 1 month of pregnancy. The embryo's heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. Okay. By the end of the 2nd month of pregnancy, the fetus develops limbs and digits. 2nd मंथ तक आते आते हाथ और यानी कि हाथ पैर और डिजिट्स जो उंगलियां हैं बेसिकली वो बनने लग जाती हैं, कंप्लीटली बन चुकी होती हैं, आप बोल सकते हो बनने लग जाती हैं, बन चुकी होती हैं 2nd मंथ तक आते आते। By the end of 12 weeks, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 3rd मंथ तक आते आते most of the major organs systems are formed. For example, the limbs and the external genital organs are well developed. Majority of the organ system, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम काफ़ी तक डेवलप हो चुका है, जैसे कि हमारी लिम्स कम्प्लीटली अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी होती हैं, हमारे हाथ पैर अच्छे तरीके से डेवलप हो चुके होते हैं, एंड साथ ही साथ में हमें बताया कि हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होती हैं वो भी हमें अच्छे से नोटिस होने लग जाती है। आगे की तरफ बताया है द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर केयरफुली ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5th मंथ में देखो, फर्स्ट मंथ में हार्ट बन गया, 2nd मंथ में आकर के जो उसके लिम्स थी, हाथ पैर और उसकी उंगलियां बनने लग गई, 3rd मंथ तक आते आते कंप्लीटली मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए। तभी तो आप डिटेल में जाओगे, आपका मोटा मोटा जैसे ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, तो पहले हम लोग डिटेल्स की तरफ थोड़ी फोकस करते हैं, पहले हम लोग मोटी मोटी ड्राइंग बनाते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में फोकस करते हैं। तो वैसे ही, ठीक है, वैसे ही मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है और साथ ही साथ में एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी बन चुका है। ठीक, 4th मंथ के बारे में कुछ नहीं बताया, 5th मंथ बताया है। 5th मंथ के अंदर हेयर आने लग जाते हैं, काफ़ी हद तक हेयर आने लग जाते हैं, एंड साथ ही साथ में आप ये बोल सकते हो कि फीटस जो है वो अपना मूवमेंट शो करने लगता है, बिकॉज उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो चुका है, लिम्स और डिजिट डेवलप हो चुके हैं, तो वो मूवमेंट भी अच्छे से शो करने लग जाता है 5th मंथ के अंदर आते आते। एंड उसके बाद में बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 weeks, end of 2nd trimester यानी कि 6th month, the body is covered with fine hair, eyelids separate and eyelashes are formed. By the end of 9 months of pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. फर्स्ट मंथ हार्ट बन गया, 2nd मंथ में आते आते लिम्स और डिजिट्स बन गए कम्प्लीटली, और आप 3rd मंथ की बात करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो बेबी है उसकी लिम्स मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, लिम्स बन चुकी हैं, डिजिट्स बन चुकी हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया बन चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। 4th मंथ के बारे में दिया नहीं है, 5th मंथ में दिया हुआ है कि यहाँ पर मूवमेंट शो करने लगेगा बेबी, बिकॉज उसका डेवलपमेंट उसकी जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम है उसका डेवलप हो चुका है, इस वजह से बेबी इजीली अब मूवमेंट शो कर सकता है। साथ ही साथ में अब फीचर्स के अंदर आप बोल सकते हो कि अब थोड़ा सा डिटेलिंग की तरफ जा रहा है। एग्जाम्पल ऐसे याद रखो कि आप ऐसे समझो कि हम लोग कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, पहले मोटी मोटी बॉडी बनाएंगे, उसके बाद में फिर डिटेलिंग की तरफ जाएंगे। तो पहले बन गया हार्ट, 2nd में बन गया हम लोगों ने लिम्स और डिजिट्स, 3rd में बन गया मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया एज वेल, और साथ साथ में लिम्स वगैरह हमने अच्छे से बना लिए। 4th के बारे में दिया नहीं है। 5th में हम लोग के पास क्या है, डेवलपमेंट इस तरीके से होगा कि मूवमेंट
अब बेबी शो करने लगा है, साथ ही साथ में जो बाल वगैरह हैं वो भी सर पे आने लगे हैं, हेड पे बाल आने लगे हैं। देन 6th मंथ में आया है कि फाइन हेयर, अच्छे खासे हेयर आप बोल सकते हो कि अब तमीज़ से डेवलप होने लगे हैं। एंड साथ ही साथ में जो आईलिड्स हैं वो प्रॉपर्ली सेपरेट होने लगी हैं, आई लैशेस बेबी की आने लगी हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पूरा चैप्टर में से ये जो पर्टिकुलर पार्ट था ये भी कम्प्लीटली अच्छे से कवर कर लिया है। ओके, अब एक और चीज़ मेरे को बतानी थी आपको नोटिस करने के लिए। आप ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, चाहे वो फर्स्ट मंथ हो, चाहे वो सेकंड मंथ हो, चाहे वो थर्ड मंथ हो, फोर्थ तो नहीं दिया है, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, इन सब में एक चीज़ आप नोटिस करना कि सबके लिए क्या बोला हुआ है। सबके लिए ये चीज़ नोटिस की, मतलब आप नोटिस करना बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक, इवन यहाँ पर हम जब बात करते हैं ना कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक, एंड साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स एंड ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी कि 6th मंथ के लिए। इन 4 जगहों पर हमें देखने को मिला है कि बाय द एंड, बाय द एंड, बाय द एंड, यानी कि आखिरी तक ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। लेकिन इकलौता हमारे पास 5th मंथ के लिए दे रखा है, जिसमें लिखा है कि ये चीज़ें ड्यूरिंग हो रही हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस हो रही है। हो सकता है कि आपसे इस डिटेलिंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक, तो सब जगह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 6th मंथ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 6th मंथ के लिए मैं वापस लिख भी देती हूँ एक बार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 6th मंथ के लिए इसमें बोला गया है बाय द एंड। ये जो चीज़ें बताई गई हैं वो एंड में डेवलप होती हैं, यानी कि इस महीने के आखिरी तक डेवलप हो पाती है कम्प्लीटली। लेकिन 5th मंथ के अंदर हमें देखने को मिला है 5th मंथ के दौरान ही वो चीज़ देखने को मिल रही है। ठीक है, 5th मंथ के दौरान ही वो चीज़ देखने को मिल रही है, जैसे कि जो मूवमेंट है और जो हेयर है वहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, बोल सकते हो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये चीज़ ड्यूरिंग द 5th मंथ, ड्यूरिंग द 5th मंथ। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट करके मुझे बताओ, और अदरवाइज सजेशन दो कि मैं कैसे समझा रही हूँ, कैसे समझ में आ रहा है आपको, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।